फ्लैग। स्वागत है आप सभी का दस का धंधा ट्रेड में। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे साथ इस क्रम में आज बातचीत करने के लिए रहेंगे नीलेश जैन सेंट्रल ब्रोकिंग से और स्वाति होटकर, दो मेहमान जिनसे हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेंगे, इंडस्ट्रीज पे क्या करना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक उनके व्यूज़ क्या हैं। अनुज और मेरे साथ आप इस कार्यक्रम को देखेंगे और आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। और पहले स्वाति मैं आपके पास आऊँगा, इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच, फ्राइडे फैक्टर और नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट, इंडिसेस पे आप क्या भी रखती हैं और आपके दो कन्विक्शन कॉल्स इस वक्त के? यस, गुड मॉर्निंग। व्यू लिटिल बिट कॉशियस है क्योंकि हम लोग लास्ट 2 दिनों से देख रहे हैं कि निफ्टी में काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रही है 18,200 240 के रेंज में। तो जब तक विरुचि वो सरपास नहीं होता है तब तक हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने नहीं मिल सकता है। वैसे मुझे लगता है 18,000 इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो 17,840 तक हमें एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है। तो व्यू लिटिल बिट कॉशियस है क्योंकि बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो निफ्टी ने जिस हिसाब से रैली दे चुका है, बैंक निफ्टी उतनी नहीं दे चुकी है। 41,800 काफी क्लस्टर रेजिस्टेंस जोन बना है फॉर अ बैंक निफ्टी में भी हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। तो ओवरऑल व्यू कॉशियस है। निफ्टी बैंक निफ्टी लिटिल बिट वोलेटाइल रहेगी कमिंग फ्यू ट्रेडिंग डेज के लिए। तो ये दो इंडाइसेस में लॉन्ग पोजीशंस वी आर नॉट इनिशिएटिंग, बट डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक्स कर सकते हो ऑन हायर साइड। एंड स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक में काफी अच्छी मोमेंटम से आगे हमें नजर आ रहे हैं। तो ये मार्केट मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक है। तो उस हिसाब से मैं आज 2 बाय कॉल जनरेट कर रही हूँ करंट लेवल पे। पीवीआर है मेरा फर्स्ट बाय कॉल, बिकॉज ऐसे मार्केट में भी उसने अभी 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर वेल प्लेस्ड हुआ है, वॉल्यूम्स लिटिल बिट बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमें पुल बैक रैली नजर आ सकती है 1900 के लेवल तक। तो पीवीआर करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 1780 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर 1900 रुपीज का टारगेट। मेरा सेकंड बाय कॉल है एसीसी पे। सीमेंट सेक्टर पे हम लोग ने काफी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं लास्ट फ्यू वीक्स में। जिस हिसाब से एसीसी ने मोमेंटम दिया है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, अपवर्ड राइजिंग चैनल में ये ट्रेंड है, सब इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर वेल प्लेस्ड है। मुझे लगता है ये इसमें पोटेंशियल है अपसाइड में एटलीस्ट 2550 2600 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो एसीसी करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 2440 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2550 एंड 2600 रुपीज। ओके, तो आपका व्यू अगर आप देखें एसीसी पे ओके, एक बार जरा देखते हैं कि ये जो छोटा सा सेशन रहा अब तक का लगभग 45 मिनट का, इसमें हो क्या रहा है सेक्टर स्पेसिफिक और सीमेंट क्या कर रहे हैं। सीमेंट यस 0.6% इंटायर डेरिवेटिव स्टॉक्स इन सीमेंट, अगर मैं उनको कलेक्ट कर दूं तो 0.6% का अगर आप देखें तो यहाँ पर प्राइस हाइक है और 0.4% का ओआई बिल्डअप है। डालमिया भारत टॉप ओआई गेनर विद 1.7% ओआई बिल्डअप, एसीसी सेकंड, अल्ट्राटेक सीमेंट थर्ड और फोर्थ वन इज श्री सीमेंट अच्छा करता हुआ। सीमेंट विद द पॉजिटिव बायस आज ट्रेड करता हुआ। नीलेश गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नीलेश, आपका इंडेक्स व्यू और आपके दो कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग टू वीरेन जी। देखिए बिल्कुल एक कॉशियस व्यू, जैसा कि स्वाति जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमति रखता हूँ। कोई मेजर मूव यहाँ से देखने को नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे। हालांकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स अपने लोएस्ट लेवल पर आ चुका है, अपने एक साल के लोएस्ट लेवल पर 16 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक स्पर्ट हमें आईवीज में देखने को मिल सकता है। उसके चलते थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। इंडेक्स स्पेसिफिक 17,800 निचले स्तरों पर नेक्स्ट मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है, ऊपरी स्तरों पर 18,200 का मेजर हर्डल है। तो ये 400 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज हम पकड़ के चल रहे हैं। और जैसा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम मॉर्निंग सेशन से हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दोनों खरीदारी के काउंटर होंगे। सबसे पहले मेटल स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जेएसपीएल इस पर्टिकुलर काउंटर में लगातार हमें एक हाइटर पैटर्न हाइपर फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसे करंट लेवल पे खरीद के चलने की सलाह होगी। 490 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 470 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो पहला प्रीफर्ड बेट होगा मेटल स्पेस से जेएसपीएल। वही सीमेंस दूसरी ओर, ये काउंटर हमें काफी अच्छा लग रहा है। 2700 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन हुआ था और वहां से भी यहाँ पे एक अच्छा खासा वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है 3000 से लेके 3050 तक की ओर। 2880 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो सीमेंस दूसरी पिक होगी। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा मार्केट फंडामेंटल्स पे बात करते हैं। हमारे साथ हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ सुनील सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम साहब गुड मॉर्निंग। मार्केट की बात करूं उससे पहले एक बार आईटी पे बात करना चाहता हूं। आईटी में काफ़ी वीकनेस है और नैस्डैक तो खैर 52 वीक लो के करीब है। इंडियन मार्केट्स में भी वो जो रैली बन रही थी वो टिक नहीं पाई। आपका अब इस समय इन्वेस्टर्स के लिए क्या व्यू है यहाँ पर? आईटी में कॉशियस रहना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट जो फेड की बात हुई थी ना कि इंटरेस्ट रेट हाइक थोड़ी लंबे अवधि तक चलेंगे
और एंड पॉइंट भी थोड़ा ज्यादा रहेंगे मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, यानी 5% भी पार हो सकता है यूएस 10 ईयर यील्ड। ऐसी हालत में अगर एक इंटरेस्ट रेट जबरदस्त हो रही है और लॉन्ग पीरियड के लिए हो रही है, तो ये रिसेशन की बात जो चल रही थी वो शायद आगे आ जाए, क्योंकि किसी हालत में फेड के चीफ ने कहा है कि मुझे ग्रोथ की परवाह नहीं है, मेरे को इन्फ्लेशन को ही घटाना है। तो ऐसी एक यूनिडायरेक्शनल मूव होता है फेड की ओर से, तो नेचुरली डिमांड को गिरना ही है। और इस वक्त में आईटी का क्या हुआ आपको याद होगा कि कोविड के पैंडेमिक के टाइम में आईटी एक सुपर ग्रोथ सेक्टर बन गई थी, क्योंकि बहुत से बैकएंड में रीओरिएंटेशन ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी और एक बूम सा हो गया था। अब रिसेशन के टाइम में ये थोड़ी होगा कि कोई आईटी में रिस्ट्रक्चर करेगा, तो ये डिमांड का जो एक एक्सप्लोजन देख रहे थे उसके कारण वैल्यूएशंस की बढ़त वो नीचे आने लगी है, क्योंकि एक नॉर्मल सी सिनेरियो। अब बात ये है कि ऐसा नहीं कि आईटी एक साइक्लिकल सेक्टर है तो एकदम ऊपर जाए तो एकदम नीचे आए, क्योंकि एक कोर आईटी डिमांड ऑलवेज रहेगी। तो एक आईटी का जो ग्रोथ सेक्टर से एक सेफ्टी सेक्टर की ओर अभी जो बदलाव आ रहा है, वही आप देख रहे हैं दामों में जो दबाव आ रही है। और इसमें मैंने क्यों कहा स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि क्या होता है कि इवन एक रिसेशन के टाइम में, क्योंकि आईटी यूजर इंडस्ट्रीज के लिए एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है, वो भी सोच रहे होंगे कि क्या कोई दूसरा आईटी प्रोवाइडर हमें आके और सस्ते में आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो इन्फोसिस और विप्रो और कॉग्निजेंट और माइंडट्री, इनके आसपास में जो लड़ाई होगी उसमें एक विनर तो आएगा, तो उस स्टॉक के लिए शायद मार्केट शेयर बढ़ सकती है इस रिसेशन के टाइम में भी। तो स्पेसिफिक स्टॉक सिलेक्शन से आपको आईटी से पैसा बन सकता है, मगर ओवरऑल सेक्टर में मैं कहूंगा एक इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में जो सेफ्टी के लिए आपको रखने की जरूरत है एक सेक्टर, उसमें आईटी शामिल होनी चाहिए, उसको जीरो मत कीजिए। और एट द सेम टाइम ग्रोथ की वापस ही मेरे को लग रही है कुछ टाइम लगेगा। सुनील जी का आप देखिए व्यू आईटी सेक्टर पे। अब सुनील जी एक और चीज़ है, अब बाजार जिन लेवल्स पे है 1800 की ट्रैजेक्टरी में, बैंक निफ्टी क्लोज टू ऑल टाइम हाई, जरा पॉइंट्स जहां पर चलते हैं जहां पर अभी भी बाजार काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। अभी कुछ देर पहले आपके आने से पहले हम सीमेंट पे बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी एमएनए एक्टिविटी हुई थी और कुछ प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस थे। उसके बाद बहुत अच्छे वाइल्ड स्विंग मिले, थोड़ा स्टॉक्स कूल ऑफ हुए, लेकिन प्राइस वाइज लग रहा है कि बाजार कॉन्फिडेंस दिखा रहा है सीमेंट स्पेस पे। सर आपका व्यू क्या है सीमेंट स्पेस पे इस वक्त? ये सीमेंट स्पेस में क्या हुआ था कि एक ओवर वैल्यूएशन की स्थिति, और जब वो अदानी ने अनाउंस किया बहुत बड़ा परचेज, उसके बाद अल्ट्राटेक ने किया कि हम भी एक्सपेंशन करेंगे, तो एक एक्सेस सप्लाई की बात हुई थी, इसलिए करेक्शन आई थी। अब धीरे धीरे मार्केट समझ रहा है ये खाली अनाउंसमेंट्स की बात थी। अल्टीमेटली बिजनेस ओनर्स प्रैग्मेटिक है, और सीमेंट में क्या होता है कि एक रीजन स्पेसिफिक प्ले होता है हर बार, क्योंकि 200 किलोमीटर से ज्यादा सीमेंट को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए डोमेस्टिकली आप देखें तो ज्योग्राफी में कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है, उधर डिमांड ज्यादा हो सकता है, तो दाम बिटवीन रीजन्स प्राइस डिफरेंशियल बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की जो अभी देखा आपने कि गवर्नमेंट की इनकम्स अच्छी आ रही है, जीएसटी भी लाइफ टाइम हाई पे है, तो कैपेक्स के प्रोग्राम में कोई कमी नहीं दिख रही है। हाईवे कंस्ट्रक्शन और रोड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग जारी रही है। तो इसलिए जहां जहां पे वो चल रहा है ना, वहां पे सीमेंट में एक्सपेक्टेशन है कि दाम थोड़े फर्म रहेंगे, तो सीमेंट कंपनीज के लिए मार्जिन के लिए, क्योंकि उनके लिए इनपुट कॉस्ट में कोल बहुत बड़ा शामिल होता है, तो एनर्जी प्राइसेस का भी आउटलुक यह है कि एक रिसेशन आने से शायद एनर्जी प्राइसेस भी थोड़े गिरेंगे। तो सीमेंट के लिए मार्जिन की ओर से एक सपोर्ट और डिमांड की ओर से भी एक सपोर्ट सामने दिख रही है इस इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन में। तो मेरे ख्याल में अगेन मैं कहूंगा स्टॉक स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट कई स्टॉक्स को बहुत ओवर वैल्यू भी कर रही है। तो गुड क्वालिटी सीमेंट कंपनी जिसका राइट प्लेसेस पे उनकी प्लांट है, वहां लोकल सप्लाई डिमांड का सिचुएशन उनको फेवरेबल है, वहां पे डेफिनेटली अपसाइड मेरे को दिखती है। तो मैं कहूंगा एक ओवरऑल सेक्टर का मैं न्यूट्रल व्यू रखूंगा, और उसमें स्पेसिफिक स्टॉक्स को बाय में भी रखूंगा और स्पेसिफिक कुछ को होल्ड या न्यूट्रल में भी रखूंगा। ओके, ऑटोज पर क्या व्यू है आपका सर इस समय? ऑटोज में अच्छी खासी तेजी देखी हमने, खासतौर से कुछ सेलेक्ट शेयर्स में लाइक टीवीएस मोटर, मारुति। अब यहाँ से क्या? ऑटो एक बुलिश स्टोरी है हमारे लिए, क्योंकि एक पेंटअप डिमांड की बात है। सेकंड, इनपुट कॉस्ट में उनको दो तरफ, एक तरफ स्टील का इनपुट कॉस्ट, दूसरी ऑयल रिलेटेड डेरिवेटिव्स, तो ये दोनों का हमको एक बैड 2-3 क्वार्टर्स हमने देखा, जहां पे कमोडिटी प्राइसेस की राइज का इंपैक्ट उनके मार्जिन्स के ऊपर दिखा था।
अब फेस्टिवल डिमांड से देकर आप देखिए ऑटोमोबाइल की वेटिंग लाइंस कितनी लॉन्ग है, तो इस तरह से एक ग्रोथ जो दिख रही है, मुझे मार्जिन एक्सपेंशन की स्टोरी सामने आ रही है ऑटो सेक्टर में। तो ओवरऑल ऑटो में हम पॉजिटिव ओवरवेट ही है। खाली इसमें ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो बात है, उसमें शायद वर्ल्ड रिसेशन का थोड़ा असर पड़ सकता है। सेकंड थिंग ऑटो के अंदर ये भी है कि मार्केट जो जो कंपनियां या उनके ओनर्स एक ईवी की ओर बहुत स्ट्रांग एक इन्वेस्टमेंट और डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो मार्केट का ये एक सूचना है कि फ्यूचर में इनको एक अच्छा मार्केट शेयर ईवी का रेवोल्यूशन जब तेजी पकड़ता है जाता है, तो इन्होंने ऑलरेडी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। तो इंटरवैल्यूएशन प्ले में जो भी ईवी में निवेश कर रहे हैं, उनके लिए मार्केट थोड़ी एक पी में थोड़ा ज्यादा वैल्यूएशन दे रही है। तो अब गिन चुन के स्टॉक्स को देखेंगे तो ओवरऑल ऑटो में मैं बुलिश हूँ। ऑटो कंपोनेंट्स में थोड़ी नमी दिख रही है क्योंकि डिमांड शायद गिर सकता है इंटरनेशनल की वजह से एक्सपोर्ट्स में, बट एट द सेम टाइम लोकल ईवी ओरिएंटेड प्लेयर्स में थोड़ा एक वैल्यूएशन की अपसाइड भी देख रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ऑटो पे 13283 है इंडेक्स, अभी भी अगर आप देखें अच्छा करता है, और कुछ स्टॉक जो कि अपने करियर के हाई से फ्लोट कर रहे हैं, उसमें मारुति भी शामिल है, उसमें एम भी शामिल है, और टीवीएस मोटर्स तो क्या गजब की चाल इस स्टॉक की रही है। अच्छा, एक दो स्पेस और लेके आइए। लेट्स चेक आईटीसी, याद रखिएगा आईटीसी अपने करियर के फिर नए हाइस पर 355.90, और एक अच्छा स्विंग दिया इस स्टॉक ने। सुब्रमण्यम जी, जब आईटीसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस बार न जाने एफएमसीजी ने क्या गुनाह किया, इस बार आईटीसी को बाजार पिक करके ले गया, बीइंग ए होटल स्टॉक, बीइंग ए पेपर स्टॉक, बीइंग ए एफएमसीजी स्टॉक। लेकिन ये जो लग्जरी सेगमेंट है ना, इसमें आप देखिए इंडियन होटल्स ने क्या स्विंग दिया, ऑल टाइम हाई, होटल स्पेस गजब का मूव दिया। लेजर में अगर आप देखें आपका पीवीआर उतना अच्छा नहीं कर पाया, अभी इंडिगो उतना नहीं चल पाया। ये स्पेस सर क्या कर रहे हैं आप इसमें इस वक्त, और इसमें क्या एग्जैक्टली आपने ग्रैब किया है या फिर करना चाहते हैं? देखिए ओवरऑल ये सर्विसेज रिलेटेड सेक्टर्स में हम बहुत बुलिश है, क्योंकि जो बाउंस बैक, आप होटल्स की बात की, मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैंने देखा है कि करीबन दुगना हो गया है होटल की दामें इन टर्म्स ऑफ दिस, और होटल्स नहीं मिल रहे बहुत जगह पे। तो होटल का एक बहुत स्ट्रांग अपमूव है, और ये बहुत सिक्लिकल है क्योंकि होटल में रियल एस्टेट कॉस्ट, जो लैंड, रूम्स, सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉइज बहुत होते हैं, तो इनका डाउन और अप बहुत वाइल्ड स्विंग्स होता है। तो मेरे ख्याल में होटल एक स्वीट स्पॉट में है, और उसका मैं बहुत पॉजिटिव एक ग्रोथ टेरिटरी देख रहा हूँ, जैसे इकोनॉमी की बाउंस बैक नॉर्मल से आगे बढ़ रही है, वो एक बात है। एयरलाइंस की बात पे क्या है कि सेम आपको बाउंस बैक एयरलाइन में भी दिख रहा है, मगर उधर दो तीन चीज है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कॉम्पिटिटिव, क्योंकि एयर इंडिया की वापसी ने कुछ हिला दिया है। एक तरफ लोग भी जाके एयर इंडिया में ज्वाइन कर रहे हैं, और टाटास का भी एक ओवरऑल कंट्रोल, क्योंकि एयर एशिया एक तरफ, विस्तारा एक तरफ, एयर इंडिया एक तरफ, तो एक ओवरऑल उनको अलग अलग कंपनियां हैं, पर फिर भी एक वो ओलिगोपोली की तरह दिख रही है। तो कॉम्पिटिटिव स्पेस उधर एयरलाइंस में मेरी थोड़ी टाइटनेस दिख रही है, इसलिए उधर जो डिमांड का स्टोरी है वो पूरी तरह आपको स्टॉक में प्ले हुए नहीं दिख रहा है शायद, मेरे मेरे ख्याल में। उसके अलावा बाकी जो सर्विसेज है, जैसे आपने मल्टीप्लेक्सेस एंटरटेनमेंट वाली बात की, उसमें तो मैं स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रहा हूँ। शायद मार्केट में उधर वैल्यूएशन थोड़ा बाउंस बैक का थोड़ा ओवर किया था, तो एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन होगा, मगर ओवरऑल में जैसे ही लाइफ नॉर्मलाइजेशन पे आ रही है, आप देख रहे हैं कि लोग वापस सभी थिएटर्स में जा रहे हैं, सब कम कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो एक ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर के लिए मैं कहूंगा कि आउटलुक पॉजिटिव रहनी चाहिए। और ये खास करके ये डोमेस्टिक सेक्टर है, तो डोमेस्टिक सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना उचित होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में ही थोड़ा प्रेशर आ सकता है। इनके प्योरली डोमेस्टिक विल बी अ गुड बाय। अच्छा ठीक है, जब उसी ऑलमोस्ट रिलेटेड स्पेस से एक स्टॉक लेकर आते हैं, सेफायर। सेफायर का इंट्राडे चार्ट देखिए, एकदम से काफ़ी डिक्लाइन है इसमें, करीब आज थोड़ा सा मार्केट में इंडिविजुअल पॉकेट्स में थोड़ा प्रेशर है। और सेफायर फूड्स का स्टॉक एक बार ज़रा हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो स्टॉक इस समय थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा रहा है, करीब करीब 4% का डिक्लाइन इस समय सेफायर के स्टॉक में आपको दिखाई देगा इस समय। तो सुनील जी, इसमें जो QSR स्पेस है, इसमें क्या व्यू होगा आपका यहाँ पर? QSR में बहुत पॉजिटिव है व्यू, क्योंकि जैसे मैंने कहा सर्विसेज के अंदर ये जो सेगमेंट्स है जिसकी कोविड में बहुत एक असर आया था, उसमें डेफिनेटली हम एक पॉजिटिव मूव देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ओवरवेट है हम उस सेक्टर में। सफायर फूड आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1402 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा सुब्रमण्यम सर, एक चीज़ बताइएगा कि
एनबीएफसीज में शायद अमूमन आजकल पहला प्रश्न तो बैंक्स ही होते हैं क्योंकि बैंक्स ऑल टाइम हाई पर हैं, लेकिन एनबीएफसीज में आपका सबसे प्रिफर्ड, अगर आप एनबीएफसीज को बाइसेट करें, यू हैव गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, यू हैव एचएफसीज, यू हैव कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज, आपका फोकस सबसे ज्यादा कहाँ पर है इस वक्त? देखिए, कंज्यूमर फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस ये दोनों फोकस होंगे। गोल्ड फाइनेंस में क्या है कि वो एक ऑटोमेटिकली एट ऑल टाइम्स, क्योंकि डाउनटर्न होता है जब पीपल की कमी, ये इनकम में कमी आती है, तब वो अपना गहने को गिरवी रखकर लोन लेते हैं। मगर ये बूम टाइम स्टोरी में उतना ज्यादा गोल्ड का अप मूव मैं गोल्ड फाइनेंसिंग का उतना नहीं दिख रहा हूँ। मगर हाउसिंग फाइनेंस में क्योंकि क्या हो रहा है कि बैंक्स का मेजर मार्केट शेयर है, मगर प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग में क्या है कि अनटैप्ड सेगमेंट होते हैं। तो बैंक के लिए सर्टेन क्वालिफिकेशन होते हैं कि एक व्यक्ति का इतना इनकम होना चाहिए, इनका एक ऑडिटेड फाइनेंशियल होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए, तभी हम देंगे। मगर ह्यूज स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ऐसे ह्यूज सेगमेंट है जो पूरे जो नियम है बैंक के वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो एनबीएफसी इस जगह में जाके उनको ना ही एक मार्केट मिलता है जहां पे बैंक टैप नहीं कर पा रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम उनको वहां पे मार्जिन भी अच्छी मिल रहे हैं, क्योंकि बाकी जगह से लोन नहीं मिल रही है तो उनको एक हायर ब्याज भी मिलता है उनसे। तो एक हाउसिंग स्पेस में मैं एनबीएफसी के लिए ज्यादा एक ग्रोथ देख रहा हूं, क्योंकि डिमांड फॉर हाउसिंग तो स्ट्रांग ही दिख रही है। एट द सेम टाइम कंज्यूमर फाइनेंस में आप देखें तो टर्न अराउंड, स्पीड ऑफ टर्न अराउंड, क्विक कन्वर्जन ऑफ द लोन, तो ये सब एनबीएफसी बैंक से बहुत आगे हैं। तो कंज्यूमर फाइनेंसिंग स्पेस में ऑलवेज एनबीएफसी में समझूंगा कि उनकी मार्केट शेयर बढ़ेगी रिलेटिव टू इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बात अलग है, छोड़िए, वो रिटेल स्पेस में उतना नहीं शामिल है। मगर इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुताबिक आप एक काउंटर पे जाएंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल काउंटर पे, और आपको उधर 0% ईएमआई पे लेना है, तो स्पीड से जो प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी जो उधर कन्वर्ट कर पा रही है उनके मार्केट शेयर में समझूंगा। और इस हालत में अभी जब भी इंटरेस्ट रेट राइज हो रहे हैं, एनबीएफसी बैंक ये सब क्या कर पा रहे हैं कि अपने बोरोइंग कॉस्ट से ज्यादा अपनी लेंडिंग रेट्स को बढ़ाने की एक सक्सेस उनको मिल रही है अक्रॉस द सेगमेंट। तो ये निम्स का वाइडनिंग भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है जो प्ले आउट हो रहा है, और एनबीएफसी उसमें शामिल है। क्या है कि उनकी कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी होनी चाहिए और उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों बात एनबीएफसी के अंदर आपको देखनी चाहिए। मगर ये दोनों अगर अपने बार को क्लियर कर दिया कि अच्छी कैपिटलाइजेशन है, उनकी कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी है और उनके सिस्टम्स एंड प्रोसेस ठीक है, तो मैं कहूंगा कि उनको मैं निम की मार्जिन एक्सपेंशन और मार्केट शेयर की मार्जिन एक्सपेंशन दोनों सामने देख रहा हूं। ओके, चलिए सुनील जी, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए हमारे लिए। तो ये सुंदरम म्यूचुअल फंड की राय। आज सुबह खुलते ही मार्केट खुलने से पहले हमने एक बात बोली थी कि मेटल्स पर आज नजर रखिएगा, क्योंकि जो चाइना में मूव आ रहा है उससे शायद आज एक मेटल्स में थोड़ी सी आपको तेजी दिखाई दे। और अब मेटल्स इंडेक्स देखिए 1.5% ऊपर, और वेदांता जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उस स्पेस में, या सबसे वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक है उस स्पेस में, ये करीब करीब 5.5% का मूव इस समय दिखा रहा है। तो जबरदस्त मूव इस समय वेदांता में आता हुआ, तो इस पर नजर रखिए। अब एक काम करते हैं, कुछ नंबर्स एड्रेस कर लेते हैं। दूसरी तिमाही में एचडीएफसी के नतीजे अच्छे रहे हैं। एसेट क्वालिटी 11 और इंडिविजुअल लोन ग्रोथ 15 तिमाहियों में सबसे अच्छी रही है। कंपनी का मुनाफा 10% से ज़्यादा रहा है। इन नतीजों और आगे की ग्रोथ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ केके मिस्त्री। केके जी, गुड मॉर्निंग। Q2 की ग्रोथ के बारे में बताएं और एसेट क्वालिटी पर थोड़ी सी क्लैरिटी दें, कैसी रही है आपके लिए Q2 में? सबसे पहले जो लोन ग्रोथ की आप बात करें ना, तो हम देख रहे हैं लगभग एक साल पहले, नियरली 18 months ago, कि जो मोमेंटम हाउसिंग लोन्स में जो आई है, दैट मोमेंटम हैज कंटिन्यूड ऑन अ बीट। The feel good factor जो इकोनॉमी में है, which is what leads to consumer confidence and which leads to people buying houses, that feel good factor in India is extremely strong. And whilst the rest of the world is struggling with a variety of issues, we have been growing from strength to strength. So that feel good factor, coupled with the inherent demand for housing in India, और housing in India में तो inherent demand है, क्योंकि हमारी population young है, 2/3 of our population is below 35 years, average age of a first time home buyer is about 37-38 years. तो इतने सारे लोग हैं हमारे इंडिया में जिन्होंने आज घर लेने का सोचा भी नहीं है. But these are all people who potentially over the next 1, 3, 5, 6, 10 years will all come forward to buy a house. So there is, to my mind, a structural increase in the demand for housing in India for a very long time to come. पहले क्या हो रहा था 2015 और 2017, 2018, 2019 में, खास करके ये 3 साल में,
कि मेट्रोज में ग्रोथ एकदम स्लो डाउन हो गया था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. जीएसटी आ गई थी ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज. पीपल डिडंट वांट टू बाय अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज. प्रोजेक्ट्स गॉट स्टॉल्ड. People started thinking about oversupply in the market. All that fear has now gone away. So that is also contributing to the demand. So आज जो demand आ रही है, वो demand पूरी इंडिया से आ रही है. It is coming from the metros and it is also coming from the tier 2 towns and the tier 3 towns. हमारी जो average loan amount थी per loan वो 33 lakh थी, 33 lakh 10,000 rupees. और आज हमारी जो average loan है, that is 35 lakh and 70,000 rupees, which reflects the larger contribution of the metros to the business compared to what it used to be. ओके, इनफैक्ट सर जैसे कि आपकी अगर आप देखें जो आपकी टिप्पणियां उससे देखिए काफ़ी हद तक ये महसूस हो रहा है, लग रहा है कि हाउसिंग सेक्टर में डिमांड काफ़ी अच्छी है. तो ऐसे में सर एक और चंग इनफैक्ट जिसके बारे में पूछना चाहूँगा कि जो बिल्डर लोन डिसबर्समेंट्स हैं वहाँ पे आगे आने वाले क्वार्टर्स में आप कितनी ग्रोथ देख रहे हैं, वहाँ कितना मोमेंटम पिक कर सकता है? अभी क्या हुआ है कि 2017-18 मैंने जैसे आपको बताया 17-18-19 में वो थोड़ी सी खास करके मेट्रोज में थोड़ी सी स्ट्रेस थी. उस स्ट्रेस के कारण नई प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने कम हो गए. नॉट टू मेनी प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च्ड. अभी कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लोन जो होती है इट इज टिपिकली अ 5 ईयर 6 ईयर लोन. ने डिसबर्समेंट्स टेंड टू बी बैक एंडेड. तो आप अगर एक बिल्डर को एक प्रोजेक्ट के लिए व्हेन यू अप्रूव अ लोन ही हैज टू फर्स्ट पुट इन हिज ओन कंट्रीब्यूशन. Once he's put in his own contribution, the lender starts giving money. And the money also gets disbursed in small tranches. तो अगर आपकी समझ लो हाइपोथेटिकली 50 करोड़ की जो लोन है तो आपकी 50 करोड़ की लोन डिस्बर्स होगी ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 years. और शुरू में फर्स्ट 2 years में तो कुछ डिस्बर्समेंट भी नहीं होगी बिकॉज द कंस्ट्रक्शन हैज नॉट टेकन. सो इट टेंड्स टू बी बैक एंडेड. So today what we would otherwise have been disbursing would have been loans which would have got approved in 2018-19 when the real estate sector में growth नहीं थी. Construction finance was not growing, new projects were not launched. But 2020 के बाद a lot of new projects have got launched. But disbursements for these projects will only come gradually over a period of time. So ये जरूर pick up होगी, but it will pick up on a back-ended basis, not in the immediate present. अच्छा सर, अब थोड़ा सा एग्जैक्टली अगर आप देखें कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं और ये पिछले जो 6 महीने में इनफैक्ट दिस फिस्कल ईयर एज वेल और अगर आप CY22 को देखें जितना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ है, सडनली आपकी EMIs काफ़ी बढ़ गई हैं, हाउसिंग लोन रेट्स में आप देखें काफ़ी तब्दीली आ गई है, हायर लेवल्स पे हैं. ऐसे में अब रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका आउटलुक क्या है? डिमांड कैसी रहेगी इन हायर रेट्स पर, आपका अनुमान? देखिए पहले तो इंटरेस्ट रेट्स जो है मेरे हिसाब से इज मोर गोइंग फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द रूपी और टू गिव सम स्टेबिलिटी टू द रूपी देन फॉर जस्ट फॉर इन्फ्लेशन. क्योंकि इन्फ्लेशन हमारी जो है वो लार्जली रिलेटेड टू फ्यूल एंड फूड. एंड फ्यूल में क्या होता है कि जो रूपी वीकन होती है, एज द रूपी वीकन्स the impact on inflation is even higher because जो ऑयल हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे एक समझ लो एक साल पहले 77 rupees or 78 rupees, today we are importing the same oil at 82 rupees or 82.5 rupees. So that automatically adds to inflation. So inflation control करने के लिए it is necessary to increase interest rates because RBI because the US Fed is increasing interest rates. And unless we increase rates in turn, the currency will come under pressure. If currency comes under pressure, automatically inflation will come under pressure. But coming to the linkage of inflation with or interest rates to housing loans, एक चीज आपको समझनी चाहिए कि housing loan is a 15-year loan, unlike a consumer loan or a personal loan. अगर आप एक equipment घर के लिए you want to buy an expensive equipment at home and you go to a bank and take a loan, the bank will give you a loan for 12 months or 15 months. अभी 15 months के अंदर इंटरेस्ट रेट्स इतने मूव नहीं होंगे. But if you take a 15-year loan, 15 years के अंदर rates will go up and rates will come down. तो अगर आज interest rates high है, it doesn't matter because tomorrow rates will come down. If today rates were low, they will go higher. So it has a much lesser impact on housing loans compared to other products. तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए मिस्टर मिस्त्री, और सभी अगर आप देखें पहलुओं पे अपनी राय रखी, बात रखी.
नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अगर आपने आउटलुक शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और आपको आगे के क्वार्टर्स के लिए शुभकामनाएं। इंडस्ट्रीज पे लौटते हैं और बाजार अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 18032 लगभग 20 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 133 अंक नीचे। इट्स निफ्टी बैंक जिस पे HDFC बैंक और मोटे तौर पर आप देखें तो शायद जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो बैकफुट पे आए हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ, बट स्टिल विद इन दैट रेंज दोनों ही इंडस्ट्रीज 18,000 का पुट राइटर, 18,100 का कॉल राइटर, 41,500 का कॉल राइटर और 41,000 का पुट राइटर उसी जोन पे ट्रैप। बट स्टिल आपकी स्क्रीन पे कुछ बैटरी स्टॉक्स अच्छा करते हुए, एक्साइड, हमारा जो बैटरीज, मेटल्स अच्छा करते हुए आज इस सेशन में, और कुछ हद तक सीमेंट जो है वो एक माइलेज लेकर ट्रेड करते हुए। नीलेश, आज सुबह हमने एक ट्रेड लिया था अल्ट्राटेक सीमेंट, इट्स नाउ 6854 डे हाई पर, लगभग 6790 के आसपास ही ट्रेड लिया था हमने। अल्ट्राटेक सीमेंट पे अपनी राय रखिएगा, बड़ा कमांडिंग पोजीशन में इस वक्त, और इनफैक्ट अगर मैं इसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूं, आई मीन 50, 60, 70 रुपए का, तो 21 फरवरी के बाद की अपनी पूरी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को ये वॉलेट करता है। और मैं जानते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट को बार बार इस चर्चा में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि उस पूरे के पूरे दौर में जब ACC, जब अंबुजा, जब इंडिया सीमेंट्स, डालमिया भारत बड़ा स्विंग दे रहे थे, उस वक्त अल्ट्राटेक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट इस बार थोड़ा डिफरेंट लग रहा है स्टॉक, आपका व्यू? हाँ बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी। अब फिर से इसकी जो अप ट्रेंड है वो रिज्यूम होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे ऊपरी सर ऊपर थोड़े से पोजीशन टारगेट देखें तो 7000 के पार ये काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है नवंबर सीरीज में ही हमें ये 7100 तक के लेवल दिखा दे, और यहाँ पे जो सपोर्ट है वो अब 6700 के आसपास आ चुका है। तो सारे स्पॉट्स के लेवल है जिनकी लॉन्ग पोजीशन है, बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी। गिरावट पे इसे ऐड किया जा सकता है। ऊपरी सर ऊपर 7000 से लेके 7100 तक के लेवल्स हमें बहुत इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश। स्वाति आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर बैठने के लिए। इंडेक्सेस अभी भी एक रेंज में लग रहा है कि इंडेक्स के ट्रेडर शुक्रवार मना रहे हैं और स्टॉक्स पर बस जोर आजमा रहे हैं। नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी कुछ जान फूकिए, इंडेक्सेस में, सीमेंट में और मेटल्स में तो जान है। अच्छा, पहले तो आप मुझे पिछले 1.5 घंटे के निचोड़ बताया जाइए क्या हुआ। निचोड़ यही है कि अभी तक तो ऑप्शन राइटर्स ने पैसा कमाया। दरअसल जानते हैं क्या नीरज जी, शुक्रवार है, सोमवार क्या आना है, फिर मंगलवार की छुट्टी, तो ऐसे में अमूमन क्या होता है कि ऑप्शन राइटर्स कूद पड़ते हैं। जैसे कुछ देर पहले देखा था डेटा में 18,100 की एट द मनी कॉल और पुट दोनों बिक रही है। तो यानी इंडेक्स यही रहे, टाइम वैल्यू जो शेड हो रही है उसको खाने की अगर आप देखें चेष्टा हो रही है। तो बट मैं मानता हूँ नीरज जी क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। ये रिलायंस और SBI, इन 2 स्टॉक्स पर मेरी निगाहें रहेंगी, ये कुछ स्विंग दे सकते हैं इंडेक्स को। ओके, रिलायंस और SBI पे नजर रहेगी और सब लोग प्रीमियम खाने के चक्कर में हैं। शाम को पार्टी की तैयारी चल रही होगी, इसीलिए जल्दी में है। और देखिए ना, निफ्टी बिल्कुल 10-15 पॉइंट की आज इधर इधर झूल रहा है और ठीक ठाक है बाजार, कोई ऐसी मुझे तो कोई दिक्कत अभी नहीं लग रही है। और मैं भी इन 2 स्टॉक्स पे अपने शो के दौरान नजर रखूंगा, देखता हूँ SBI और RIL कैसा प्रदर्शन करते हैं। RIL का स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर अब आप लोग याद रखिएगा, जिसका चैनल को आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व रिलायंस के पास है, तो कोई भी एक्शन लेने से पहले अपनी खुद की राय जरूर उस पर बना लें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन